वहां पे फोर्स, जो पार्टिकल्स हैं डायमंड के, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो जल्दी नहीं टूटते। मतलब वहां पे एक्चुअली क्या है, वो कार्बन के एलोट्रॉप्स है, बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो जिस तरीके से जुड़े हैं ना, वो स्ट्रक्चर बहुत। हेलो। 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 रिद्धमन, तुम्हारे घर पे फोन था 034021, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। रिलीज हो जाएगी तो बता देंगे। 10 सेकंड का ही सीन है बस। शॉर्ट 4 मिनट की तो मूवी है, शॉर्ट शॉर्ट फिल्म है। क्या टाइम हो गया? 2 बज गए। ओहो हो। टाइम का पता ही नहीं चलता नहीं। तुम्हें लग रहा है पता? कैसे कैसे बाला कुछ नहीं। रिएक्शन स्कूल में भी तो बैठे रहते हो तुम इतनी इतनी देर तक। क्या घूम सकते हैं स्कूल में? तो वो भी आधे घंटे के बाद ही, 40 मिनट की क्लास होती होगी उसके बाद भी जाते हो। और हर पीरियड में तो कोई नहीं जाता। सारे बैक बेंचर हैं मेरे पास। ऐसा नहीं है फ्रंट, ऐसा नहीं है, फ्रंट बेंचर्स भी आते हैं ट्यूशन, बहुत सारे फ्रंट बेंचर्स हैं मेरे पास। तुम खुद ही हो श्रीराम से। ग्रेसी भी पढ़ लेती है, तुम भी पढ़ लेती हो रिया। लड़के भी बढ़िया है, हर्ष बढ़िया लड़का है, विपुल बढ़िया लड़का है, सुमित बढ़िया लड़का है, रिजमन, मनन, समर, सारे बढ़िया लड़के हैं मेरे पास। एक भी बैक बेंचर वाली क्वालिटी नहीं है किसी में। अब तुम लोग जानबूझ के बनना चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया बालक है। ऑनलाइन में भी जो बच्चे हैं, ऐशानी है, बढ़िया बच्ची है, प्रीति है, सारे ही बच्चे, ऋतिक, ऋषित, सब बढ़िया बच्चे हैं। किसी में बैक बेंचर वाली हरकतें नहीं है। तुम लोग जानबूझ के चाहते हो कि तुम बैक बेंचर बनो, लेकिन तुम में से कोई नहीं। अगर होते तो तुम लोग कोचिंग ही नहीं आते। आते तो संडे की क्लास को नहीं आते, है ना, और आते तो छुट्टियां करते, कोई छुट्टी नहीं करता। इसका मतलब तुम लोग नहीं हो बैक बेंचर। बंक मारते ट्यूशन। कौन, किसी ने अभी तक बंक नहीं मारी है ट्यूशन? इसका मतलब तुम लोग नहीं हो बैक बेंचर्स, मान लो। ठीक है, तुम लोग फ्रंट बेंचर की हो। क्या? वो तो मैसेज जाता ही ना, जो जो बच्चे एबसेंट रहते हैं उनको तुरंत पता चल जाएगा। तुम कहाँ थे उस दिन भाई? तो घर पे बताओगी। जिस दिन एबसेंट होगे उस दिन ग्रुप पे मैसेज चला जाएगा, तो सोचना भी नहीं, है ना। तुम लोग नहीं हो बैक बेंचर्स। चलो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं मेटल्स की, कि मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। इसकी मैंने हल्की सी झलकी तुम्हें एसिड एंड बेसिस में भी दिखाया था, कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, और इसका नेचर क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं हो तुम बैक बेंचर, मान लो। ये किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। बैक बेंचर्स को याद नहीं रहती ये चीज। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। हर बार जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो क्या हर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा? नहीं करेगा। वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो करेंगे, जिनकी कम होगी वो नहीं करेंगे। कम वाले कौन कौन है? गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, कॉपर है। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये ऑक्सीजन के साथ या तो रिएक्ट नहीं करते, या फिर बहुत कम रिएक्ट करते हैं। जैसे कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स लोग, गोल्ड के ही क्यों बनाए जा रहे हैं? एक तो वो शाइन करता है, दूसरा जल्दी कोरोड नहीं होता, आसपास की चीजों से रिएक्ट नहीं होता, जिससे कि उसकी नकली सिल्वर हो जाता है। देखो, सिल्वर ब्लैक हो रहा है, उस पर बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। एक कि आप कहाँ पे रह रहे हो, मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो वहां पे जो एयर है उसमें कौन सी गैस ज्यादा है।
ठीक है। दूसरी चीज आपके स्किन टाइप कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा कि वो जो सिल्वर आपने जहां से लिया है उसमें कहीं कुछ मिक्सचर तो नहीं है। अगर हम प्योर सिल्वर की बात करें और एक फ्रेश एयर में रह रहे हैं तो सिल्वर नहीं होता करोड़। ठीक है। हर सिल्वर करोड़ नहीं होता, तुमने देखा होगा कुछ सिल्वर चमकते रहते हैं जिंदगी भर और कुछ करोड़ हो जाते हैं। कुछ सिल्वर 2 साल 4 साल तक नहीं होंगे करोड़, फिर एक बार तुरंत करोड़ हो जाएंगे। 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, फिर एक बार तुरंत करोड़ हो गए। ऐसे भी सिल्वर होते हैं। तो वैरायटीज इतनी ज्यादा है, इतनी सारी चीजों पर डिपेंड करता है ना कोरोजन, कि हो जाता है वो कभी ना कभी। बाकी बहुत सारे सिल्वर मेरे घर में ऐसे सिल्वर पड़े हैं जो पता नहीं कितने साल पुराने, नहीं होते करोड़, नहीं हो रहे करोड़। और कुछ ऐसे हैं जो 1 साल में हो जाते हैं करोड़। ठीक है। चलो, तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे जिनका की नेचर होगा बेसिक। ठीक है। चलो, अब सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत कम ही करते हैं। ठीक है। देखो, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड व्हेन कॉपर हीटेड इन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ये हमारा रिएक्शन बनाना आता है सबको। चैप्टर 1 किस किसने पढ़ा है मेरे से? पढ़ा, बताया था ना तुम्हें संडे को। हाँ। अगर अगर तुम्हारे सामने ये रिएक्शन ये लिखा हुआ है, कॉपर heated copper is heated to form copper oxide, ये ऐसा लिखा हो, कॉपर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसका रिएक्शन लिखो। तो देखो, किसी भी चीज को हीट करने का मतलब, कंबशन करवाने का मतलब, जलाने का मतलब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना है। अगर मैं किसी भी चीज को गर्म करने की बात कह रहा हूँ, जलाने की बात कह रहा हूँ, कंबशन करवाने की बात कह रहा हूँ, तो अपने आप समझ जाना कि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो कॉपर और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैसे बना, तुक्के नहीं बेटा, तरीका होता है। कॉपर ऑक्सीजन, इनके बीच में बनेगा फॉर्मूला, कॉपर की वैलेंस से 2, ऑक्सीजन की वैलेंस से 2, इसकी वैलेंस से इसके पास, इसकी वैलेंस से इसके पास, Cu2O2, 2 से 2 कट जाएगा, Cu होगा। तो तुक्के मत लगाया करो, ये मत देखा करो बोलने में कौन सा अच्छा लग रहा है। सीईओ सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है, तो वही फॉर्मूला है। तुमने इतने फॉर्मूले सुने ही नहीं है, देखे ही नहीं है अभी तक। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगता है, एक वो टेबल याद कर लो, फॉर्मूले बना लो, काम हो जाएगा। बिल्कुल रात को सोया करो तुम। क्या करते हो रात को? वाह ऋषित वाह, कहाँ से आते हैं ऐसे विचार? बहुत बढ़िया, चलो। ठीक है। अब देखो, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, Al2O3, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का होगा। ठीक है। और मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि ये जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। और इन मेटल ऑक्साइड्स को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बन जाएगा, विच इज अ बेस। मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस होता है, प्लस H2 गैस रिलीज। ठीक है। ठीक है, प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो ये दो बातें याद रखना, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना लेगा, बेस बना लेगा। ठीक है। चलो, अब कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो बेसिक नेचर के भी होते हैं और एसिडिक नेचर के भी होते हैं। मतलब, हाँ, कौन बोला? कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे नेचर ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक के साथ साथ बेसिक नेचर भी शो करते हैं, और उन ऑक्साइड्स को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। और उसका सबसे सुंदर एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बेसिक नेचर शो कर देगा। जब आप इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे ये एसिडिक नेचर शो कर देगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which shows both acidic as well as basic nature। ठीक है। देखो, some metal oxides show acidic and basic properties, they are called amphoteric oxides, example aluminum oxide and zinc oxide। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेसिक नेचर शो कर रहा है और सॉल्ट बना रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है
तो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है और फिर से सॉल्ट बना रहा है। तो कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो ना ही एसिडिक नेचर के होते हैं ना ही बेसिक नेचर के होते हैं, दोनों नेचर शो करते हैं, और इसीलिए उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। एग्जांपल Al2O3 एंड Zn2O, ZnO। अब देखो, हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ एक ही तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, तुम्हें इस चीज को समझना है पूरे चैप्टर में। मैंने इसीलिए तुम्हें पहले ही रिएक्टिविटी सीरीज बता दी ताकि तुम सारे रिएक्शंस को अच्छे से समझ सको। जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके रिएक्ट करने का तरीका भी अलग होगा। वो जो ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट करेगा, बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ विगरसली रिएक्ट करेंगे। तो हवा में भी रख दोगे तो आग पकड़ लेगा, पानी में भी रख लोगे तो आग पकड़ लेगा। हेंस दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग। इसीलिए 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 उन्हें केरोसिन में रखा जाता है ताकि उनमें आग ना लग सके। क्यों? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। मैग्नीशियम उनसे थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है, तो जब उसको आप गर्म करते हो तो ये ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। ब्राइट फ्लेम मतलब चमकीली रोशनी के साथ, ठीक है। जब आयरन को आप गर्म करोगे तो ये बर्न नहीं होगा, ये बस ग्लो करता है। ग्लो करने में और बर्न होने में पता है ना, फ्लेम, जब कोई चीज बर्न होती है उसमें से फ्लेम्स निकलती है, और जब कोई चीज ग्लो करती है इसका मतलब वो इग्नाइट हो रही है। जैसे आप लकड़ी को जलाओगे तो फ्लेम निकलेंगे, और कोयले को जलाओगे तो वो इग्नाइट होती है। तो वैसे ही जो आयरन है वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव था, इसीलिए वो ग्लो करेगा। मैग्नीशियम आयरन से थोड़ा सा ज्यादा था तो वो बर्न कर लेगा फ्लेम के साथ, ठीक है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर ना ही बर्न करेगा फ्लेम के साथ, ना ही ग्लो करेगा। बस क्या होगा, अपने ऊपर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ा लेगा कॉपर ऑक्साइड की। अपने ऊपर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ा लेगा कॉपर ऑक्साइड की। अपने ऊपर एक कोटिंग चढ़ा लेगा ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की। हाँ समर बोल। जैसे पेपर, पेपर कहाँ से आया? नहीं बेटा, वो एशेज वो दूसरी चीज है। वैसे तो जैसे पहले के जमाने में काजल कैसे बनाए जाते थे, आग को चम्मच में रख देते तो वो काजल बन जाता था, ठीक है। लेकिन वो वाले काजल अच्छे नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि उसमें अधेसिव फोर्स बहुत कम होता था। मतलब सुबह तुम आंखों में काजल लगाओगे, शाम तक वो तुम्हारे चेहरे पे फैल जाता था, ठीक है। इसीलिए जो काजल आते हैं इतने महंगे क्यों आते हैं, 500-500 रुपए के काजल। मुझे, मेरे घर में 3 बहनें हैं, उनका मेकअप देख देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इतना महंगा उनका मेकअप आता है। एक छोटा सा काजल 500-500 रुपए का आता है। मुझे नहीं पता मेरे पास 500 रुपए की कौन सी एक्सेसरी होगी, लेकिन तीनों बहनों के पास 4-4 किस्म के काजल हैं और चारों महंगे महंगे हैं। तो क्या होता है, हालांकि उसमें एक तो ब्रांडिंग के पैसे होते हैं, दूसरा क्वालिटी भी होती है। क्वालिटी ये है कि उनका अधेसन फोर्स बहुत ज्यादा होता है। मतलब वो काजल अगर आप लगा रहे हो तो चाहे आप रो, चाहे आप लड़ाई कर लो, चाहे आप को कोई पीट दे, वो काजल वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन जो घर में बनाए हुए काजल होते हैं वो आप सुबह को लगाओगे आंखों में, शाम को पता चल रहा है वो गले के पास पहुंच चुका है, ठीक है। तो पैसे अगर लग रहे हैं किसी चीज के तो वो काम के लगते हैं, उनका अधेसिव फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। सेम चीज लिपस्टिक्स के साथ भी होती है। जो महंगी लिपस्टिक्स आती है उनका जो अधेशन फोर्स होता है, मतलब एक साथ बंधे रहने का जो फोर्स है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण कि वो फैलती नहीं, ठीक है। कहाँ पर थे हम? कॉपर ऑक्साइड पे थे, है ना। तो काजल, अगर तुम कॉपर ऑक्साइड से भी काजल बना सकते हो, कॉपर के कोई बर्तन लो, उसको गर्म करने लग जाओ, उसके ऊपर एक ब्लैक सी लेयर बन जाएगी, दैट इज काजल। क्या है, हर काली चीज काजल है ना। राख को बना लो पानी डाल के काजल, कागज को जलाओ उसमें तेल डालो मिला दो, काजल बन गया। काजल क्या है, हर काली चीज काजल है। तो आप कॉपर की चीजों को भी जब गर्म करोगे तो वहां वो भी जो ब्लैक सी कोटिंग बन रही है ना, वो वैसे तो काजल है लेकिन उसका केमिकल नेम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। इस पर सवाल बनते हैं कि कॉपर को जब गर्म करते हैं तो जो ब्लैक सब्सटेंस बनता है वो क्या है, वो कॉपर ऑक्साइड है। तो तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है वैसे वैसे उनके रिएक्ट होने का तरीका भी बदलता जा रहा है। जो हाईली रिएक्टिव थे वो तुरंत रिएक्ट हो गए, तुरंत आग पकड़ लिए, उन्हें आग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उससे जो कम रिएक्टिव थे वो फ्लेम के साथ बर्न होने लग गए। उससे जो कम थे वो सिर्फ ग्लो हो रहा है, फ्लेम भी नहीं मिल रहा। उससे जो और कम वाले थे, ना ही फ्लेम मिला, ना ही जले, ना ही ग्लो हुए, बस एक लेयर बन गई कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर और गोल्ड की बात करें
तो ये रिएक्ट ही नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अब देखो जनरली तो ऑक्सीजन के साथ एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन ही चीजें रिएक्ट करती रहती है। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम जो है ना वो बहुत समझदार है। वो क्या करता है, बाकी बाकी सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। किसी का शाइन लूज हो जाता है, किसी की स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम बहुत समझदार है। एल्यूमिनियम क्या करता है कि जैसे ही वो, जैसे मान लो तुमको एल्यूमिनियम की कोई चीज खरीद के लाओ घर पे, ठीक है, थोड़े दिन तक वो चमकता रहेगा और थोड़े दिन बाद उसकी लेयर, उसकी जो शाइनिंग है वो डल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण उसकी शाइनिंग चली जाती है। तो अब ये लेयर से क्या हुआ, गई तो सिर्फ शाइनिंग है ना हमारी, थोड़ा कम चमक रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन वो जो लेयर है वो इस एल्यूमिनियम को फर्दर कोरोड होने से बचा रही है। मतलब आयरन क्या है, आयरन को रख दोगे ना आप, तो ये आसपास के वजह से कोरोड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसके कारण अब कोई ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा और अब ये फर्दर कोरोड नहीं हो पा रहा। समझ गए? तो हर एक चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर तो रही है, लेकिन रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग है। एल्यूमिनियम इसको एज एन एडवांटेज भी यूज कर लेता है। वो अपने ऊपर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिससे कि फर्दर कोरोजन ना हो और वो प्रोटेक्टेड रहे। दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे हाँ ना बोलते जाओ। तुम मैसेज कर रहे हो, वेयर आर यू? अच्छा, बहुत पहले का है। चलो, तो ऑक्सीजन में देख लिया तुमने किस किस तरीके से, अलग अलग तरीके से रिएक्शन होते हैं। जब हम वाटर की बात करेंगे तो अगेन वाटर में भी यही चीज होती है। जो हाईली रिएक्टिव होंगे वो विगरसली रिएक्ट करेंगे, जो थोड़े कम होंगे वो अलग तरीके से करेंगे, जो और कम होंगे वो बिल्कुल ही अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, देखो, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है हमारे पास, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव है, दे विल रिएक्ट वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब बहुत तेजी से, विगरसली रिएक्ट करेंगे, तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे वो पानी से। आप पानी में डालोगे, पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और आग पकड़ लेगा। ठीक है, लेकिन जब हम और रिएक्टिविटी में नीचे आते हैं, जब हमें कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम थोड़ा लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है और ये जो गैस प्रोड्यूस करता है, दैट इज बबल्स। मतलब जब कैल्शियम को आप पानी में डालोगे ना तो बबल्स फॉर्म होते हैं। वो बबल्स किस चीज के होते हैं? हाइड्रोजन गैस के होते हैं। ठीक है, कभी देखा है कैल्शियम को पानी में डाल के? अंडे का छिलका पानी में डाल देना, अंडे के छिलके में कैल्शियम होता है, तो तुम देखोगे बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं पानी में। वो क्या है? कैल्शियम जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा ना, बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे। ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव थे वो वायलेंटली वगैरह रिएक्ट कर रहे हैं, जो थोड़े कम रिएक्टिव हैं वो कर रहे हैं, इतने लेस वायलेंटली रिएक्ट कर रहे हैं और बबल्स फॉर्म कर रहे हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो वो सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जब और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये क्या करेंगे, ये हॉट वाटर के साथ भी नहीं कर पाएंगे, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, स्टीम ज्यादा गर्म होता है हॉट वाटर से या कम गर्म होता है? स्टीम ज्यादा गर्म होता है। क्यों होता है रिजमन? क्या, तो तुम बताओ, मैंने तो बोल दिया एक बार। क्या पूछा मैंने? तो है, बोलो बोलो, सवाल क्या था मेरा? इतना दुख हुआ मुझे जान के कि तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे। बताओ सुमित। हाँ, क्वेश्चन बताओ पहले तो। हाँ, बताओ कौन सा गर्म होता है, स्टीम या वाटर? बिल्कुल। क्यों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेटेंट हीट की भी बात हम समझ सकते हो। लेटेंट हीट एक टाइप की हीट होती है, छोड़ो उसको, डिटेल में बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, जरूरत भी नहीं है। कितने फोन आते हैं? हेलो, हाँ जी मैम।
हाँ जी मैम, बस छोड़ने वाला हूँ 5 7 10 मिनट में। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक। तो जो मैग्नीशियम था वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर पा रहा था, कोल्ड वाटर के साथ नहीं करता। उससे जो और कम रिएक्टिव वाले हैं, उन्हें रिएक्ट होने के लिए और ज्यादा गर्म चीज चाहिए, यानी कि स्टीम चाहिए रिएक्ट करने के लिए। और उससे जो और लो रिएक्टिव वाले हैं, वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाते, ना ही वाटर ना स्टीम। तो तुम्हें ये ट्रेंड समझना पड़ेगा, जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, उनके वो पहले जो बिल्कुल वायलेंटली रिएक्ट कर रहे थे, धीरे धीरे वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चेंज आया ना इनके रिएक्शन करने के तरीके में, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी। क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तुरंत रिएक्ट कर लेंगे। लो रिएक्टिव मेटल बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप थोड़ी सी हीट दे दोगे, जैसे स्टीम दे दिया आपने, तो टेम्परेचर मिल गया, रिएक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा गर्म पानी दे दिया आपने, टेम्परेचर मिल गया, रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो है ये लेस वॉलेंटली करेगा, बबल्स फॉर्म करेगा। तो इन पर एक एक नंबर के, दो दो नंबर के सवाल बन सकते हैं। कौन सा मेटल है जो वाटर के साथ बबल्स फॉर्म करेगा, तुम्हें पता होना चाहिए, कैल्शियम। कौन सा ऐसा मेटल है जो विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सोड। अभी तुम्हें आएगा आंसर बेटा, अभी तो पढ़ा है, अभी तो बता दोगे आंसर, 2 दिन बाद बताओ, है ना। 2 दिन बाद बताओगे तब तो मानने वाली बात है। जैसे अभी 2 दिन पहले वाली चीज मैं पूछता हूँ, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। हार्ट के दोनों वॉल्व्स का नाम कौन बताएगा, रिया बताओ। हार्ट के अंदर जो 2 वॉल्व थे ना, उन दोनों वॉल्व का नाम क्या था। गलत। बताओ बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एक सही से क्या होता है रिया। ठीक है, समझ गए, क्या समझे, कि डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टिविटी द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंजेस। जिस किस तरीके का रिएक्शन होगा वो डिपेंड करता है कि हम कितने रिएक्टिव मेटल के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे हैं। आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, आधा बचा है, वो हम कल कर लेंगे। कितनी जल्दी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगा, लेकिन बता दूंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। और अरिहंत के सैंपल पेपर जल्दी खरीद लो, जितनी जल्दी करोगे खरीदोगे उतना फायदा है तुम्हें। ठीक है, खरीद लो, खत्म कर दो। हाँ बेटा, ओसवाल खरीद लिया है ना। ओसवाल के सवाल में और अरिहंत के सवालों में सिर्फ ये फर्क है, ओसवाल में सोल्यूशन साथ के साथ दे रखी है। तो अगर तुम ईमानदार हो, सोल्यूशन नहीं देख रहे, तो उसके सवाल कर लो। समझ रहे हो, मैंने ओसवाल और अरिहंत में सिर्फ यही फर्क है कि अरिहंत में सोल्यूशन नहीं दे रखे हैं, तो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम ईमानदार हो तो ओसवाल के सवाल करो। ठीक है, ठीक है। क्या, हाँ, बताते हैं। ऑनलाइन वाले बालक यू कैन लीव नाउ। देखते हैं कौन कौन बच्चे बैठे हैं। जो जल्दी लीव कर देगा इसका मतलब वो क्लास में है।